of colloid. We were discussing about preparation of colloid. कोलाइड्स बनाने के मेथड्स देख रहे थे और उसमें हमने दो तीन मेथड्स देख लिए थे. द फर्स्ट मेथड वाज मैकेनिकल डिस्पर्शन, ठीक है, जिसमें आप कोलाइडल मिल का यूज करते हैं. एंड द सेकेंड वाज इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसको हमने ब्रेडिग आर्क मेथड भी कहा था. एंड द थर्ड वन वाज बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट को एक्सचेंज करके हमने अल्कोहल और सल्फर का एक सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है. और एक था एक्सेसिव कूलिंग, कि रैपिड कूलिंग या एक्सेसिव कूलिंग से आप क्लोरोफॉर्म और वाटर का क्लोरोफॉर्म में कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे. नाउ नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं दैट इज कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स. कंडेंसेशन ऑफ वेपर. Okay, in this type of colloidal solution what happen, how it is prepared, कैसे बनाया जाता है. सबसे पहले आप जैसे सपोज वी हैव अ सल्फर. ओके, सो वी by heating strong heating we change sulfur into sulfur vapor. इसको सल्फर वेपर में चेंज करते हैं. And suddenly these sulfur vapors are mixed into cold water के अंदर इसको एकदम से अपन पास करते हैं. When you pass sulfur vapor or any particular substance whose vapor form is passed through a cold water, then suddenly condensation takes place. तो condensation होता है तो sulfur in water, okay, sulfur in water, such type of colloidal solution is फॉर्म. इस तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है. तो इसमें क्या, सल्फर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पूरे वाटर के अंदर सस्पेंडेड हो जाएंगे. डायरेक्टली अगर आप सॉलिड फॉर्म को वाटर में डिसॉल्व करना चाहेंगे, इट विल नॉट बी डिसॉल्व नहीं होगा. बट व्हेन यू चेंज इट इनटू वेपर, देन यू पास द वेपर इनटू द कोल्ड वाटर, देन द वेपर विल कंडेंस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड ऑल स्मॉल पार्टिकल विल बी सस्पेंडेड इनटू द वाटर. पानी में बिखरे हुए रहेंगे वो, एंड दे विल इन फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है. सो दिस इज द वन ऑफ द मेथड. अब ये जो जितने भी हमने अब तक मेथड की बात की है, ऑल दोज मेथड्स वर फिजिकल मेथड, वेदर इट इज ब्रेडिग आर्क मेथड, एक्सेसिव कूलिंग और देन एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, वो सब फिजिकल मेथड थे. देयर वाज नो केमिकल रिएक्शन इन दैट, उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं थी. अब एक आता है केमिकल मेथड, ठीक है. लेट्स सी केमिकल मेथड में क्या है कि आप केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे. ये चीज और ध्यान रखिए, मोस्टली केमिकल मेथड आर यूज्ड टू फॉर्म लायोफोबिक कोलाइड, ठीक है. ये पॉइंट भी जरूर ध्यान रखें कि इट इज यूज्ड टू फॉर्म लायोफोबिक कोलाइड. ओके, लायोफोबिक कोलाइड की फॉर्मेशन के लिए आप इसका यूज करते हैं, ठीक है. बेटा पीछे बैकग्राउंड वॉइस इज ऑडिबल, प्लीज टर्न ऑफ योर ऑडियो. समबडीज ऑडियो इज ऑन. ओके, सो मैं कह रहा था लायोफोबिक कोलाइड को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं. एक्चुअली क्या, लायोफोबिक कोलाइड में क्या होता है कि जो डिस्पर्शन मीडियम में जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट में है, एक्चुअली वो इससे एफिनिटी शो नहीं करते, जल्दी से वो आपस में अट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है. तो इस तरह के सॉल्यूशन को बनाने के लिए आप फिजिकल अगर मेथड यूज में लेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है कई बार. तो केमिकल मेथड से इसको बनाया जा सकता है. और केमिकल मेथड के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कई तरह के मेथड है हमारे पास. ऑक्सीडेशन भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है. तो एक ही करके देखते हैं. लेट्स सी, फर्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट इज बाय डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड. और एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराएंगे आप, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आप दो तरह के सॉल्यूशन लेंगे और जब दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे में मिक्स करेंगे तो इंटरचेंज ऑफ आयंस होंगे, बट वन ऑफ द कंपाउंड विल बी इन फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल. एक कंपाउंड उसमें कोलाइडल पार्टिकल की फॉर्म में बन जाएगा. लेट्स सी, सपोज वी हैव आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3, arsenic oxide and H2S, hydrogen sulfide. So this is in aqueous form
एंड दिस इज गैसियस फॉर्म। एक्चुअली हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो हमारे पास गैसियस फॉर्म में है और ये हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है। सो व्हेन यू पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इनटू द सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक ऑक्साइड, double displacement reaction will take place. Arsenic will combine with sulfur and hydrogen will combine with oxygen. Then it will form arsenic sulfide, AS2S3 and H2O. So we know that H2O is in liquid form and arsenic sulfide will be in solid form. But here we will write it aqueous form because the water is solvent here. क्योंकि यहाँ water जो है वो solvent की form में रहेगा और जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल वो किसके बनेंगे आपके पास, आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडल पार्टिकल वाटर में सस्पेंडेड रहेंगे। तो हमारे पास इस तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट एज यू कैन सी, देख सकते हैं यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। मेथड, सेकेंड मेथड जो आता है इसका हमारे पास में, द सेकेंड मेथड इज ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड देखें, बाय ऑक्सीडेशन मेथड। तो जैसा नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन मेथड, तो ऑक्सीडेशन को अपन दो तरह से देख सकते हैं, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ जो हम एक मेथड देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप H2S में, सपोज यू हैव H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, इसको रिएक्ट कराते हैं। एक्चुअली बोथ द सब्सटेंसेज आर इन गैसियस फॉर्म, तो जल्दी सी रिएक्शन नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को एक्वस फॉर्म में लेते हैं, मतलब वाटर में इसका सॉल्यूशन लेते हैं और जब इसको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसमें पास करते हैं, ठीक है, व्हेन दिस गैस इज पास्ड इनटू इट, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सल्फर के साथ और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा एंड हियर यू कैन सी वी विल गेट सल्फर एंड वाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सल्फर के कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सल्फर विल बी सस्पेंडेड इन वाटर में सस्पेंडेड हो जाएंगे। तो इस केमिकल मेथड से आप सल्फर को कोलाइडल पार्टिकल, बेटा यहाँ एक तो ये म्यूट अनम्यूट वाला खेल मेरे साथ मत खेलो आप लोग, है ना। कोई स्टूडेंट है जो पीछे अनम्यूट कर रहा है उसको, फिर आपका नाम उसमें मेरे को साफ दिख जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे। यस, सी नेक्स्ट। अब देखते हैं इसके अंदर बेटा आगे नेक्स्ट है हमारे पास, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सल्फर को अगर आप वाटर के अंदर, मतलब सल्फर के पार्टिकल अगर वाटर में सॉल्युबल है, तो हमारे पास में जो सल्फर है, ठीक है, हम इसे कह सकते हैं इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट मेथड इज, ये दो मेथड देख लिए, नेक्स्ट मेथड इज हाइड्रोलाइसिस मेथड। नेक्स्ट मेथड नंबर 3, इट इज हाइड्रोलाइसिस मेथड। देखिए हाइड्रोलाइसिस मेथड के अंदर क्या होता है कि जैसा नाम से पता चल रहा है कि आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे और वाटर जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा H+ और OH- आयंस के अंदर। तो एक्चुअली होता क्या है, ये आप प्रैक्टिकल आपका 12th स्टैंडर्ड में भी है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना, फेरिक क्लोराइड से फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना, ये हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे इस चीज को। तो देखिए व्हाट हैपन इफ वी टेक फेरिक क्लोराइड FeCl3 एंड वी डिसॉल्व इट इनटू वाटर। अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, 3Cl will react with 3H and they will form 3HCl and ferric here Fe is present in form of Fe3+, तो Fe3+ जो है OH- आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा and it will form FeOH whole thrice। ठीक है, it will form FeOH whole thrice and this is colloidal particle, this is colloidal particle and this colloidal particle will be suspended in aqueous form of HCl। HCl के aqueous form में फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलाइडल पार्टिकल है वो सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि वाटर का हाइड्रोलाइसिस, मतलब यहाँ हाइड्रोलाइसिस हो गया, वाटर स्प्लिट हो गया और स्प्लिट होकर के इसके साथ कंबाइन हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड। इसके बाद एक मेथड और आता है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन से भी आप कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। अगर हम रिडक्शन का एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी नंबर 4 इज बाय रिडक्शन।
बाय रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड को देखते हैं। तो रिडक्शन मेथड में देखो दो तीन तरह से रिडक्शन को हम डिफाइन करते हैं। एक तो मेथड होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन है। सेकेंड इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल भी रिडक्शन है। तो हम लोग जो अभी मेथड देख रहे हैं इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका रिमूवल होगा। जैसे अगर आपके पास गोल्ड का क्लोराइड है और उसको आप टिन क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, सपोज यू हैव AuCl3, इफ यू रिएक्ट इट विद SnCl2, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि Sn जो है उसकी वैलेंसी जो होती है, ध्यान रखना बेटा, Sn2+ भी होती है और Sn4+ भी होती है। तो यहाँ पर Sn में जो है हेलोजन को लेने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, खैर वैसे तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इसकी स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी तो आप ये देखिए कि जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जो Cl है दे विल ऑब्टेन बाय Sn उनको ऑब्टेन कर लेगा। देन यू विल गेट Au प्लस SnCl4, इसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये आपके पास गोल्ड के पार्टिकल्स बन गए हैं। ये कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। और ये एक्वस फॉर्म में आपके पास में SnCl4 हो जाएगा, स्टेनिक क्लोराइड। ये स्टेनस था, स्टेनस स्टेनिक में कन्वर्ट हो गया है, +2 से +4 में कन्वर्ट हो गया है। तो यहां पर हमने कहा कि Au जो था, देखा जाए तो यहाँ इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था और यहाँ Au जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो यहाँ Au का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है, गोल्ड का यहाँ पर रिडक्शन हो गया है, इसलिए हम इस मेथड को कह रहे हैं कि रिडक्शन मेथड है। So these are the chemical methods by which colloidal solution can be obtained। तो इस तरह से colloidal solution को अपन obtain कर सकते हैं, ठीक है, केमिकल मेथड के थ्रू। चलिए थोड़ा, ये सस्पेंडेड रहेगा बेटा, कौन सा, विच क्लोराइड है? हाँ नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, ये मैंने बैलेंस नहीं किया है। अगर आप बैलेंस करेंगे तो इसमें ये Cl जो है इसके पास चले जाएंगे। अगर आप बैलेंस करेंगे ना तो यहाँ तो आपके पास AuCl बचा ही नहीं, AuCl तो Au में कन्वर्ट हो गया और इसका जो क्लोराइड आयन, इसके जो क्लोराइड है वो यहाँ Sn के अंदर कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर SlCl4 की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आप इसको वो करते हैं, एक सेकंड में कर ही देता हूँ। तो यह 2 लगा दें आप और यहाँ आपके पास में SN4 8 6, अगर यहाँ 2 लगाते हैं आप तो बैलेंस नहीं हुआ, जस्ट कन्वर्ट 10 5 8 2 लगा देंगे, ठीक है। नाउ इट इज बैलेंस, नहीं अभी भी नहीं हुआ, एक सेकेंड, ये बैलेंस हो जाएगा। वैसे भी इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा, बट अभी तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। 2 3 लगाए इधर और आपके पास में आ जाएगा नेक्स्ट 2 and 3, ओके। नाउ इट शुड बी बैलेंस, अब बैलेंस होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो Cl है ना बेटा, वो Cl वहां पर कंबाइन हो गए हैं Sn के साथ में। टोटल वहां पर 12 Cl है, ठीक है, 12 क्लोरीन है और यहाँ पर आपके पास में टोटल 12 है, ठीक है। तो आपके पास केवल Au बच गया है, ठीक। वो सस्पेंडेड आयंस की फॉर्म में नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हमने देख लिया केमिकल मेथड, हाउ वी कैन फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन बाय केमिकल मेथड। अब इसमें देखिए जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन कैन बी प्यूरिफाइड बाय वेरियस वेज, अलग अलग तरीके से हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स सी प्यूरिफिकेशन मेथड, प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन मेथड्स हम देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो प्यूरिफिकेशन मेथड है दैट इज डायलाइसिस, जिसको हम कहते हैं डायलाइसिस। डायलाइसिस, DI और DY इज देयर, DI DIA डायलाइसिस, ओके। तो देखिए डायलाइसिस किस तरह से किया जाता है, लेट्स सी। आपने डायलाइसिस वर्ड सुना होगा कई बार, जैसे अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा सा, इफ somebody have the problem of kidney, so his blood is not able to purify, so artificial dialysis takes place there।
तो वहां पर आर्टिफिशियल डायलाइसिस होता है, तो वहां पर क्या करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं ब्लड का, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो समटाइम कोलाइडल सॉल्यूशन हैव द एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऑफ आयंस और इलेक्ट्रोलाइट की कुछ एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज होती है। सो द रिमूवल ऑफ दैट एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी ऑफ आयंस इज कॉल्ड डायलाइसिस, उसको हम डायलाइसिस कहते हैं। बट ये कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो डायलाइसिस में सपोज वी हैव, ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है इसका ना, बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम है। सपोज वी हैव अ कंटेनर, इन दिस कंटेनर वी टेक अ बैग, that is made up of semi permeable membrane हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउ करती है और सॉल्यूट के पार्टिकल उसके अंदर पास थ्रू नहीं हो सकते। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हमने सस्पेंडेड कर दिया है यहाँ पर, है ना, इट इज सस्पेंडेड, यहाँ हमने इसको इस तरह से लटका दिया है। नाउ व्हाट हैपन, वी विल टेक द कोलाइडल सॉल्यूशन हियर, इसके अंदर हम कोलाइडल सॉल्यूशन ले लेंगे। तो वी नो दैट इन कोलाइडल सॉल्यूशन वी हैव दीज कोलाइडल पार्टिकल, ये हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल है, एंड समवेयर वी हैव इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स आल्सो इन इट, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी है हमारे पास में। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, व्हेन दे आर इन एक्सेस, जब ये इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस के अंदर होते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये भी हम अभी आगे जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट के एक्सेस में होने से प्रेसिपिटेशन कैसे होता है। अगर आप किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट को एक्सेस में ऐड कर देते हैं तो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस, तो उसको रोकने के लिए, सो दैट नो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो आयंस है उसके अंदर, उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, डायलाइसिस कहते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके, नाउ इज इट विजिबल, दिख रहा है बेटा? ओके, चलिए देखते हैं। तो अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, वी विल अलाउ वाटर टू पास थ्रू दिस एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट, यहां से वाटर को हम अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, यहां से वाटर जो है, फ्रेश वाटर विल एंटर एंड दिस इज द एग्जिट ऑफ फ्रेश वाटर। तो यहां से ये एग्जिट हो जाएगा, वाटर यहां से बाहर निकल जाएगा। बट इन दिस होल प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, एज यू कैन सी दैट कि इलेक्ट्रोलाइट का साइज बहुत छोटा है, यानी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स है उनके कंपैरिजन में भी छोटा है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स हैं, दे विल कम आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू द पोर्स। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट्स, वो यहां से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और बाहर आने के बाद में, एज देयर इज ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, यहां पर कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर दिख रहा है हमें, तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वाटर के साथ बह करके दे विल कम आउट फ्रॉम द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बैग, इस बैग में से बाहर आ जाएंगे और निकल जाएंगे। तो ये हमने जो प्रोसेस किया है, इसको हम डायलाइसिस कह रहे हैं। ठीक है, बट रिमेंबर वन थिंग, दिस डायलाइसिस प्रोसेस इज वेरी स्लो, ये बहुत ही स्लो होता है, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। इसमें जो वाटर को फ्लो कर रहे हैं उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, लेकिन इसको अगर हमें फास्ट करना है तो इसको फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोडायलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोडायलाइसिस में क्या किया जाता है कि सेम कंटेनर में अगर मैं दो इलेक्ट्रोड और कनेक्ट कर देता हूं, सपोज मैं यहां दो इलेक्ट्रोड लगा देता हूं, ठीक है, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। तो मैंने दो इलेक्ट्रोड यहां लगा दिए, एक आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा नेगेटिवली चार्ज है। तो व्हाट विल हैपन व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट, जब यहां से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमें पता है कि इसमें जो इंप्योरिटीज है वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो अब मैंने अगर यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा, तो जो आयंस है वो रैपिडली इसके बाहर आएंगे। जो नेगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे और जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे। अब अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में इस प्रोसेस को करा रहा हूं, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलाइसिस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायलाइसिस। एंड इलेक्ट्रोडायलाइसिस इज फास्टर देन डायलाइसिस। इलेक्ट्रोडायलाइसिस जो है वो डायलाइसिस से फास्ट है, और ये दोनों ही मेथड जो है दे आर प्योरिफिकेशन मेथड। ये प्योरिफिकेशन के मेथड है जिससे आप इनको प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये डायलाइसिस और इलेक्ट्रोडायलाइसिस है। नाउ कम टू द नेक्स्ट जो होता है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड, दैट इज
जस्ट यस, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, हैव यू एवर ऑब्जर्व द फिल्टर पेपर? तो फिल्टर पेपर आपने देखा होगा, सपोज दिस इज द फिल्टर पेपर एंड इट हैज पोर्स। मैंने इनके जो पोर्स हैं इनको थोड़ा हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। दीज आर द साइज ऑफ पोर्स इन फिल्टर पेपर। दिस इज फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर है। तो अगर मैं यहां पर पार्टिकल का साइज लेता हूं तो पार्टिकल जो कोलाइडल पार्टिकल का साइज है, दिस इज द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। सो हियर वी कैन सी द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल is smaller than the size of pores in filter paper। फिल्टर पेपर में जो पोर्स है उनके साइज के कंपैरिजन में कोलाइडल पार्टिकल का साइज छोटा है। When you try to filter the colloidal solution through filter paper, so it will not be possible because electrolyte and colloidal particle and solvent all will pass through the pores। इन पोर में से आर पार हो जाएंगे, तो आप इनसे छान ही नहीं सकते, इसे फिल्टर कर ही नहीं सकते। अब अगर आपको इसको फिल्टर करना है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जो हमारे पास ये फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर, इस फिल्टर पेपर को आप एक सॉल्यूशन होता है जिसको कोलोडियल सॉल्यूशन कहते हैं, इस कोलोडियल सॉल्यूशन में डिप करते हैं। इस फिल्टर पेपर को कोलोडियल सॉल्यूशन में डिप करते हैं। एक्चुअली कोलोडियल सॉल्यूशन भी क्या है ये समझ लेना, 4% नाइट्रो सेलुलोज प्लस अल्कोहल प्लस ईथर, ठीक है। इनको मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कोलोडियल सॉल्यूशन। इस कोलोडियल सॉल्यूशन के अंदर जब आप इस फिल्टर पेपर को डिप करेंगे, ठीक है, तो डिप करने के बाद व्हाट विल हैपन कि ये जो पोर्स का साइज बड़ा है, तो ये पोर्स पे यहां पर जो कोलोडियल सॉल्यूशन है वो एक लेयर बना देगा, एंड द साइज ऑफ पोर्स इन फिल्टर पेपर विल रिड्यूस। ये साइज जो है वो पहले के कंपैरिजन में छोटा हो जाएगा। अब बिकॉज द साइज हैज रिड्यूस, अब ये साइज रिड्यूस हो गया है, तो इसका मतलब अब इसमें से कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो सकते, केवल इलेक्ट्रोलाइट पास हो सकता है, ठीक है, केवल इलेक्ट्रोलाइट पास हो सकता है। अब एक प्रॉब्लम और होती है कि इसको मिक्स करने के बाद में इसका पोर्स का साइज छोटा हो गया है। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसको ये जो सॉल्यूशन बना है, इसको फिल्टर पेपर के साइज छोटा होने के बाद इसको आप एक सॉल्यूशन आता है जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर इसको वापस से हम एक बार डिप करते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है, जब आप इस पेपर को जिस पर आपने कोलोडियल सॉल्यूशन लगा दिया है उसको आप जब डिप करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड में, द पोर्स इन विच देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कोलोडियल सॉल्यूशन, तो वो क्या हार्ड हो जाएगा, इट विल हार्डन द सरफेस। तो वो सरफेस को हार्ड कर देगा ताकि वो परमानेंटली रहे, ठीक है। तो इसमें एक प्रोसेस ध्यान रखना है, पहले फिल्टर पेपर को आप कोलोडियल सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे जिससे उनका पोर्स का जो साइज है इट विल रिड्यूस, छोटा हो जाएगा। नाउ ओनली इलेक्ट्रोलाइट कैन पास एंड कोलाइडल पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू इट। फिर टू मेक इट हार्डर वी विल डिप इट इनटू फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, इसको फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। अब क्या होता है, ये जो पूरा प्रोसेस है, यानी इसके थ्रू जब अपन ने इसको फिल्टर किया है तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब फिल्टर पेपर यूज में लेते हैं बट जो चेंज्ड फॉर्म ऑफ फिल्टर पेपर है वो यूज में लेते हैं। ये चीज ध्यान रखना, फिल्टर पेपर में से आप कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर नहीं कर सकते हैं, उसका जो चेंज फॉर्म है उसमें से कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह रहे हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। और थोड़ा आगे बढ़े तो इसके बाद बात आती है कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। Some of the property which we studied in solution are also shown by colloidal solution। कुछ प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी थी बिगनिंग में सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, सेम प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन भी शो करता है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट, आपको ध्यान होगा हमने एक पढ़ा था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव
प्रॉपर्टीज, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग वेरी डीप इनटू इट। इसमें हमने 4 तरह की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड elevation of boiling point, depression of freezing point, and last is osmosis. So all these 4 properties also shown by colloidal solution। ये चारों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है, ठीक है ना। तो हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं, किसमें, सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर। तो हमें केवल इसको मेंशन ही करना है यहाँ पर इस चैप्टर में, इसकी डिटेल में नहीं जाना है हमें। देन कम टू द नेक्स्ट। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं विजिबिलिटी की, देन वी टॉक अबाउट द विजिबिलिटी। So we know that colloidal particle of colloidal solution cannot be seen through naked eye। अगर आप उसको डायरेक्ट देखना चाहेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, colloidal particles, because you can observe it। If you see all around you there are many dust particles all around you, but right now you cannot see the dust particles। But when you are sitting in a dark room and there is a beam of light coming into the room, then you can observe the particle moving। But कॉमनली हम लोग इसको नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। तो इसी ध्यान रखना, उसके इफेक्ट को देख सकते हैं, क्योंकि बीम ऑफ लाइट जब वो लाइट को स्कैटर करता है, वो पाथ इल्यूमिनेट होता है, तब आपको उसका इफेक्ट दिखाई देता है। बट सिंगल पार्टिकल कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखें, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू कैन यूज माइक्रोस्कोप फॉर इट। माइक्रोस्कोप से जरूर देख सकते हैं, ठीक है ना, बट सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, ओके, यू कैन सी इट थ्रू माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज फिल्ट्रेबिलिटी, नंबर 3, फिल्ट्रेबिलिटी। तो फिल्ट्रेबिलिटी वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, अभी अपन ने डिस्कस किया है। आप बता सकते हैं इसे कि अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, so we know that the size of pores of semi-permeable membrane is smaller than colloidal particles। तो यहां पर आप इसको फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है ना, कैन बी फिल्टर्ड। अगर आप इसको फिल्टर करना चाहें कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो आप उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। उसमें से सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा, इंप्योरिटीज बाहर निकल जाएगी, कोलाइडल पार्टिकल जो है दे विल रिमेन इनटू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट अगर मैं फिल्टर पेपर की बात करता हूं, फिल्टर पेपर की बात करता हूं, तो जैसा अभी अपन ने कहा फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज बड़ा होता है। तो अगर आप उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे तो यू कैन नॉट फिल्टर इट, बिकॉज it will pass through whole particle, electrolyte, colloidal particle, all will be pass through it, so cannot be filtered, ठीक है, इसमें से आप फिल्टर नहीं कर सकते हैं। दिस इज द फिल्टरेबिलिटी। और अगर हम बात करते हैं नंबर 4, दैट इज वेरी इंपोर्टेंट, और वो है हमारे पास में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो इसको एक बार रफ कर दूं, क्योंकि दैट इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जो समझा रहा हूं मैं, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, तो उसको बहुत ध्यान से समझना। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अगर हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो देखिए, हाउ डज दे बिहेव विथ लाइट। तो लाइट के साथ कैसा बिहेव करते हैं उसको हम उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। तो लेट्स सी, जैसे मान लीजिए हम 2 एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव ट्रू सॉल्यूशन एंड वी हैव कोलाइडल सॉल्यूशन एज वेल। हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन भी है और ट्रू सॉल्यूशन भी है, ठीक है। दिस इज ट्रू सॉल्यूशन एंड दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन, ओके, एंड यू पास द लाइट थ्रू दी सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन में से आप लाइट को पास करते हैं। सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखिए, व्हेन यू पास द लाइट थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन, सपोज वी हैव अ लाइट हियर, मान लीजिए हमारे पास यहां पर लाइट है
और इस लाइट को आप पास कर रहे हैं इसमें से, ओके। सो द लाइट विल पास थ्रू सॉल्यूशन विदाउट एनी इल्यूमिनेशन, विदाउट स्कैटरिंग, ठीक है, बिना स्कैटरिंग के लाइट ट्रू सॉल्यूशन में से पास हो जाएगी। जो इसका पाथ है वो बिल्कुल भी एल्यूमिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी समझना कि एक्चुअली जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ना वो डिपेंड करती है साइज ऑफ पार्टिकल पर, कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर साइज से अगर बड़ा साइज है पार्टिकल का, तो जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है उसको वो इजिली स्कैटर कर देता है। बट द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन इज फार स्मॉलर, बहुत छोटा होता है, इट कैन नॉट स्कैटर द लाइट, तो वो लाइट को इजिली स्कैटर नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो यहाँ पर कोई इल्यूमिनेशन नहीं होगा। लेकिन अगर इस सेम लाइट को अगर मैं यहाँ आगे पास करता हूँ, सपोज इसमें, और इस बार मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक लेंस लगा देता हूँ, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया हमने, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, और इस कॉन्वेक्स लेंस में से इसको पास कर रहा हूं मैं। सो व्हेन यू विल पास इट थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, तो आप देखेंगे जिस जिस पाथ से वो लाइट पास थ्रू हो रही है, गुजर रही है, ठीक है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो द पाथ विल इल्यूमिनेट, वो पाथ जो है वो इल्यूमिनेट हो जाएगा, वो पाथ जो है वो चमकने लगेगा। तो ये जो इफेक्ट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। जैसे लाइट इसके ऊपर आके गिर रही है और ये लाइट जो है ये इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर स्कैटर हो रही है। तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, इसकी वजह से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इल्यूमिनेट होने लगते हैं, चमकने लगते हैं, ठीक है, और इसका पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है, वो अच्छी तरह से दिखाई देता है हमें पाथ। तो ये वाला जो इफेक्ट हम देख रहे हैं, जहां पर लाइट के स्कैटरिंग की वजह से पाथ दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, इस इफेक्ट को ही हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज टिंडल इफेक्ट एंड हाउ डज इट अकर। तो ध्यान रखना, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट इज द इफेक्ट व्हेन लाइट पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन, इट शोज द पाथ थ्रू विच इट गोज, है ना, जिस पाथ से वो जाएगी वो पाथ दिखाई देगा या इल्यूमिनेट हो जाएगा। एंड हाउ डज इट हैपन या व्हाई डज इट हैपन, वो इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल जो है, जो इंसिडेंट लाइट होती है उसके ऊपर, उसको स्कैटर कर देता है, उसको चारों तरफ बिखेर देता है, तो इसी वजह से वो पाथ इल्यूमिनेट होने लगता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, देखो जो हमारे पास पार्टिकल का साइज है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, जो पार्टिकल का साइज है, व्हेन द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल फॉर द सेम सब्सटेंस, ठीक है, चेंजेस, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल चेंज, जो सॉल्यूशन का कलर है वो भी चेंज होगा, क्योंकि अगर अलग अलग साइज के हमारे पास पार्टिकल है और उन पर हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो उनसे जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट्स है, ठीक है, स्कैटरिंग के बाद में, उनकी वेवलेंथ अलग होगी, और वेवलेंथ अलग होगी तो उनका कलर भी डिफरेंट होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं गोल्ड सोल की बात करता हूं, ठीक है, गोल्ड सोल, तो गोल्ड सोल के अंदर आपको ना, यू कैन ऑब्जर्व 3 टाइप्स ऑफ कलर, फर्स्ट रेड, सेकेंड ब्लू एंड थर्ड गोल्डन। तो आपको 3 तरह के कलर दिखाई देते हैं व्हेन द साइज ऑफ द गोल्ड पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज स्मॉलेस्ट, जब सबसे छोटा साइज होता है उसका, तो आपको वो क्या मिलेगा, रेड कलर का मिलेगा। और फिर अगर आप उसका साइज बढ़ाते चलते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे वो ब्लू कलर शो करेगा, और जब जो अपन कह रहे हैं उसके बाद में कलर फिर चेंज नहीं हो, थोड़ा बड़ा करने के बाद में साइज, तो वहां गोल्डन कलर मिलता है। तो गोल्डन तो हम लोग देखते हैं क्योंकि उसमें साइज काफी बड़ा हो जाता है पार्टिकल का, तो वो गोल्डन कलर का दिखाई देता है। तो ये किस वजह से, ये समझना कि जब लाइट इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर गिरती है किसी पार्टिकल पर, तो अगर उसका साइज डिफरेंट है तो जो स्कैटरिंग वाली लाइट होगी, ठीक है, आफ्टर इंसिडेंट जब लाइट स्कैटर होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो वो अलग अलग वेवलेंथ की होगी, एंड ड्यू टू द चेंज इन वेवलेंथ द कलर विल चेंज। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, कि जो अगर वेवलेंथ डिफरेंट होती है या फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, तो उन लाइट्स के कलर जो होते हैं, विजिबल लाइट्स के जो कलर होते हैं, दे आर डिफरेंट, सो दैट्स व्हाई द कलर ऑफ द पार्टिकल विल बी डिफरेंट। तो पार्टिकल के जो कलर्स होते हैं वो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगे। यस बोलिए। नहीं होगा बेटा, एक्चुअली वो लाइट स्कैटरिंग नहीं, वो ट्रू सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रीजन अलग है, उसका जो ब्लू कलर शो करने का, वो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर आएगा
उसके अंदर आप डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं कॉपर सल्फेट में, जो कि हमें पता है कॉपर सल्फेट क्या है, CuSO4 5H2O। तो जो 5H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, वो लिगेंड्स का काम करते हैं। तो वो वैसे आपको अभी तो मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं क्लियर होगा, क्योंकि वो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। आपने ये चीज भी ऑब्जर्व की होगी, अगर कॉपर सल्फेट को आप हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है इट चेंजेस इनटू व्हाइट बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट। क्योंकि इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाते हैं तो उसके बाद में जो ब्लू कॉपर सल्फेट है वो एकदम व्हाइट में हो जाएगा। और अगर आप उसको वापस से एयर में मॉइस्चर में रखेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस उसके साथ जब अटैच होंगे तो वापस से वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां रीजन डिफरेंट है। यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन है वो ट्रू सॉल्यूशन है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे पास टिंडल इफेक्ट की। अब टिंडल इफेक्ट से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, दैट इज डिफरेंसिंग ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा मैंने बिगनिंग में बताया था कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, ठीक है, देयर साइज इज स्मॉलर देन सस्पेंशन बट बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि इसका साइज इतना बड़ा है कोलाइडल पार्टिकल का कि इस पर ग्रेविटी का इफेक्ट होना चाहिए, एंड ड्यू टू ग्रेविटी द पार्टिकल शुड सेटल डाउन इन द बॉटम आफ्टर सम टाइम वेयर इट इज, मतलब उसको अनडिस्टर्ब अगर आप छोड़ देते हैं, ठीक है, तो सेटल डाउन नहीं होते हैं। लेकिन क्यों नहीं होते हैं, होना चाहिए लेकिन होते नहीं है सेटल डाउन। तो उसका जो रीजन है दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट, वो ब्राउनियन मूवमेंट है। और ब्राउनियन मूवमेंट जो है इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है राइट टू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो आप इसमें एक रीजन ब्राउनियन मूवमेंट लिखेंगे। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अभी होता क्या है, लेट्स सी। सपोज वी हैव दिस कंटेनर एंड वी हैव सम कोलाइडल पार्टिकल इनटू इट। हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स है, बट वी आल्सो नो दैट बिसाइड्स कोलाइडल पार्टिकल वी हैव सम पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। तो यहां पर डिस्पर्शन मीडियम के भी पार्टिकल्स होंगे। अब होता क्या है, कॉन्स्टेंटली जब कोलाइडल पार्टिकल यहां प्रेजेंट है, so there are some collisions between dispersion medium and dispersed phase। ठीक है, ये जो बड़ा पार्टिकल है दिस इज dispersed phase, okay, and this is dispersion medium, तो अब मेरा कहने का मतलब है कि कॉन्स्टेंटली इनमें कोलिजन होगा। कोलिजन से जैसे मान लो ये पार्टिकल यहां कोलाइड कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इसकी जो डायरेक्शन है वो यूं चेंज हो गई। उसके बाद ये पार्टिकल जो है ये इस पर स्ट्राइक कर रहा है, तो स्ट्राइक करने से इसकी डायरेक्शन यूं चेंज हो गई, फिर यूं चेंज हो गई। इस तरह से ये जिग जैग मूवमेंट पूरे उसमें करता रहेगा। तो ये जो जिग जैग मूवमेंट है, जिग जैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। अब ब्राउनियन मूवमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसे ऑब्जर्व किया था कोलाइडल सॉल्यूशन में कि पार्टिकल के अंदर, ये तो जरूर पता था कि पार्टिकल मूव करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल आर ऑलवेज इन मूवमेंट, बट क्यों करते हैं इसका रीजन जो था सबसे पहले ऑब्जर्व करके रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। और उन्होंने कहा कि जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल है दे कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, और यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूट से टकराते रहते हैं, कहने का मतलब ये है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट देयर इज अ स्टेबिलिटी इन कोलाइडल सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी होती है। अब एक और चीज ध्यान रखें, अगर मैं सस्पेंशन की बात करता हूं तो सस्पेंशन के अंदर अगर हम देखें तो इसका जो साइज होता है कोलाइडल पार्टिकल का वो इतना बड़ा होता है कि ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वो ग्रेविटेशन को ओवरकम नहीं कर पाता। ठीक है, यहां ये मूवमेंट जो हो रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर लेता है, बिकॉज द साइज इज इंटरमीडिएट, बीच का साइज है। तो पार्टिकल जैसे नीचे आने लगेगा तो उसके मतलब कोलाइड की वजह से वो वापस ऊपर चला जाएगा। बट सस्पेंशन में क्या होता है, द साइज ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन कोलाइडल पार्टिकल, सो इट कैन नॉट ओवरकम द या कोलिजन कैन नॉट ओवरकम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस वजह से पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं सस्पेंशन में।
और ट्रू सॉल्यूशन में तो हमें पता है पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो वो तो कॉन्स्टेंटली होते रहेंगे उसमें, तो वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा। ठीक है, ये फिर भी है कि थोड़ा बहुत होने की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन बहुत दिनों तक ये हमेशा मूवमेंट ही करता रहता है। जबकि अगर आप शुगर सॉल्यूशन देखें, सॉल्ट सॉल्यूशन देखें, तो वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा, हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना बेटा। रॉबर्ट ब्राउन, सॉरी, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इस चीज को ध्यान रखें। आई थिंक टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, एंड लेट मी टेक द अटेंडेंस फर्स्ट। 2 स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट, पहले से चले गए बिना अटेंडेंस के, गलत बात। प्रैक्टिकल बेटा वैसे तो होना था सैटरडे को, बट ड्यू टू द हॉलीडे इट वाज पोस्टपोन्डेड, तो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को हम कराने की कोशिश करेंगे, सैटरडे को प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। ठीक है।